नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। यहां पे y = fx एक फंक्शन दिया गया है जिसका ये ग्राफ है। अब इसको देखकर ही लग रहा है कि इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा ना, इसलिए ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहाँ पे है, x का वैल्यू बढ़ा यानी कि यहाँ पे आ गया तो y का वैल्यू भी ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू है x1 और यहाँ पे x का वैल्यू है x2। अब देखिए यहाँ पे x2 जो है वो x1 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़िएगा x का वैल्यू इंक्रीज करता है ना, तो यहाँ पे x2 जो है वो x1 से बड़ा है। अब x1 पे y का वैल्यू क्या होगा, x1 पे y का वैल्यू होगा fx1, x2 पे y का वैल्यू क्या होगा, x2 पे y का वैल्यू होगा fx2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x2 जो है वो x1 से बड़ा है, यानी कि x2 पे जो y का वैल्यू होगा, जो फंक्शन का वैल्यू होगा, और x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, इस दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखिए fx2 ग्रेटर देन fx1। सिंपल सा बात है, अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो fx2 fx1 से बड़ा होगा। ठीक है, बहुत आसान बात है। ये तो रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का बात कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे y = fx एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि x का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन y का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे x का वैल्यू है y का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे x का वैल्यू है y का वैल्यू यहाँ पे है। बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है कि x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू यहां पे है तो y का वैल्यू यहां पे है, x का वैल्यू यहां पे है तो y का वैल्यू यहां पे है, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां से यहां तक अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा फिर भी y का वैल्यू सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू है यहाँ पे, अब यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी y का वैल्यू यहीं पे है। थोड़ा आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी y का वैल्यू यहाँ है। फिर हुआ क्या कि x का वैल्यू बढ़ने के साथ y का वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था कि लगातार x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा था, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहीं पे है। फिर ऐसा समय आया कि x का वैल्यू इंक्रीज करने के साथ y का भी वैल्यू इंक्रीज करने लगा,
तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं कि x का वैल्यू बढ़ने के साथ y का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक ऐसा भी समय आ रहा है जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू वहीं पे है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है x1 है और यहाँ पे है x2। अब x2 जो है वो x1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। या एक समय ऐसा भी आता है कि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू सेम रहता है, इक्वल रहता है, इंक्रीज नहीं करता है। यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी फंक्शन का वैल्यू यहीं पे है, यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी फंक्शन का वैल्यू यहीं पे है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा। जैसे कि x का वैल्यू बढ़ने के साथ, x का वैल्यू इंक्रीज करने के साथ फंक्शन का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी ना आ रहा है कि x का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू सेम है, बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि x2 जब x1 से बड़ा हो तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उससे बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी तो बस हम लोग समझ रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर कैसा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है। फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन पे। अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है कि जैसे जैसे इसमें x का वैल्यू इंक्रीज करेगा y का वैल्यू डिक्रीज करता चला जाएगा। जैसे देखिए यहां पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहां पे है। अब x का वैल्यू इंक्रीज किया यानी कि आगे बढ़ने पे x का वैल्यू यहां पे है तो y का वैल्यू यहां पे आ गया। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यानी कि आगे जा रहा है, लेकिन y का वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो रहा है। x का वैल्यू जब यहाँ पे था तो y का वैल्यू यहाँ पे है, x का वैल्यू जब यहाँ पे है तो y का वैल्यू इससे नीचे आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। x का वैल्यू जब यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज करता चला जा रहा है। इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2। अब x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 जो है वो x1 से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आगे बढ़िएगा x का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, तो x2 जो है वो x1 से बड़ा होगा। अब x1 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा? fx1। x1 पे y का वैल्यू होगा fx1 और x2 पे y का वैल्यू क्या होगा? fx2। x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? fx2। x1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? fx1। अब इस दोनों में बड़ा कौन सा है? fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है। fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है। देख रहे हैं ना, x2 का वैल्यू अगर बड़ा है तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है fx2 वो छोटा है। साइन उल्टा हो गया ना। जैसे कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था कि अगर x2 बड़ा है और x1 छोटा है तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है fx2 वो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है fx1 उससे बड़ा होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा और x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा इसमें ये बड़ा होगा, x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। उल्टा हो जा रहा है साइन, ठीक है। सिंपल सा बात याद रखना है कि अगर x का वैल्यू बड़ा होगा तो y का वैल्यू छोटा होगा, x का वैल्यू बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x2 जो है वो x1 से बड़ा है तो x2 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है उससे छोटा हो गया है, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो गया कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा उससे छोटा हो जाएगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा।
अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन पे कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए अभी तो हम लोग जस्ट देखे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो रहा है, जिसमें x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज करता चला जा रहा है। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में है कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू अगर यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे है, x का वैल्यू अगर यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ भी देखिए x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू नीचे आता चला जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू इंक्रीज भी करेगा ना, फिर भी y का वैल्यू सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी y का वैल्यू यहीं पे है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू आगे बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू है फिर भी y का वैल्यू यहीं पे है। आगे बढ़े, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो x का वैल्यू है उसके लिए भी y का वैल्यू यहीं पे है सेम। अब फिर देखिए फिर x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि x का वैल्यू जैसे जैसे अब इंक्रीज कर रहा है फिर से y का वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू है उसके लिए y का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है उसके लिए y का वैल्यू यहाँ पे है। यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। एक समय ऐसा भी आ रहा है कि x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू सेम है, इक्वल है। यहाँ पे जितना है x का वैल्यू यहाँ पे जो है उसके लिए y का वैल्यू यहाँ पे है, फिर x का वैल्यू इंक्रीज किया लेकिन y का वैल्यू सेम यहीं पे है, फिर x का वैल्यू इंक्रीज किया लेकिन y का वैल्यू सेम यहीं पे है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2, ठीक है। अब x1 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है fx1, अब x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है fx2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x2 जो है x1 से बड़ा है, x2 जो है वो x1 से बड़ा है, तो x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है fx2, x1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है fx1, इस दोनों में बड़ा कौन सा है fx1। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू यानी कि फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, या एक समय ऐसा भी आ रहा है कि x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू सेम यहीं पे है, इक्वल है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देंगे कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू या तो डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का भी वैल्यू इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है कि x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है कि x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू इक्वल है, सेम है। फिर x का वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ y का भी वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू सेम यहीं पे है, सेम यहीं पे है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कि ऐसा फंक्शन जो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का भी वैल्यू यहाँ पे है, x का वैल्यू यहाँ पे हो गया इंक्रीज किया तो y का भी वैल्यू इंक्रीज किया, x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है,
लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात किया जाए तो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे है। अब x का वैल्यू यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे है तो y का वैल्यू नीचे आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि इस पूरा इंटरवल में यहाँ से लेकर और यहाँ तक में ये फंक्शन का नेचर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है और न ही डिक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोग को साइन एक्स का ग्राफ बनाना तो आता ही होगा। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को आता है ना बनाने अच्छे से, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है। अब 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक साइन एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए ये जो साइन एक्स है वो 0 से π/2 इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 से π/2 इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन π/2 से पाई के बीच अगर देखा जाए तो साइन एक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 0 से π/2 में तो साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 में साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से पाई में साइन एक्स जो है वो डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछे कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। बात को ध्यान से समझिएगा, 0 से π/2 के बीच में ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 से π/2 के बीच में सिर्फ पूछा जाए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है। π/2 से पाई के बीच में सिर्फ पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर 0 से पाई के बीच में पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे तो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है। इसलिए बोलेंगे कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग क्या होता है ये बात, ठीक है। देखिए अभी तक तो हम लोग इतना समझे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब होता कैसा है, इसका मतलब क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन दिया गया है और इसके बारे में हम लोगों से पूछा जाए कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है दिए हुए इंटरवल में, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा f'(x). अब f'(x) अगर दिए हुए इंटरवल में 0 से बड़ा है, f'(x) अगर 0 से बड़ा है तो बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f'(x) 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f'(x) अगर 0 से बड़ा हो तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f'(x) अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। f'(x) अगर 0 से छोटा हो तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और f'(x) अगर 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग f'(x) क्यों निकालते हैं और क्यों चेक करते हैं कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। अब उसको देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि y इक्वल टू x² एक फंक्शन दिया गया है, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा y इक्वल टू x² का ग्राफ, ठीक है। आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना, जैसे x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू 0 आएगा, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू 1 ही आएगा यहाँ पे। x का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू मान लीजिए 2 यहाँ पे है तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी प्रकार से x के जगह -1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 यहाँ पे। x का वैल्यू -2 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू
+4 यहाँ पे, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। देखिए स्लोप क्या होता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाएगी उसका tan थीटा ही तो स्लोप होता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan 60, यानी कि m इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू √3। अब तो बात रहा कि यहाँ पे हम लोग को एंगल दिया गया है तब स्लोप आसानी से निकाल लिए, लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया जाए और तब बोले कि x इक्वल टू 1/2 पे स्लोप क्या होगा ये निकालिए, x इक्वल टू 1/2 पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा तब निकालिए। देखिए स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका tan थीटा करके हम लोग स्लोप निकाल लिए। अब केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है और x इक्वल टू 1/2 पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप हम लोगों से पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। अब देखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1/2 पे स्लोप निकालना है ना, इसलिए x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 1, यानी कि स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, 1। यहां से स्लोप निकालिए, देखिए थीटा का वैल्यू पुट करके स्लोप निकालिए तो, या ऐसे स्लोप निकालिए, दोनों बात सेम ही होता है, दोनों बात सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पे स्लोप का वैल्यू आया है 1। अब हम लोग को अगर पता करना हो कि x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1 से छोटा 0.5, 1/2 यानी कि 0.5। अब 1/2 पे ये पॉइंट आएगा, अगर इस पॉइंट पे हम लोग स्लोप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1/2 पे ये जो स्लोप है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1/2 पे यानी कि 0.5 पे ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम पॉइंट पे किसी भी तरीका से स्लोप अगर निकालिएगा तो वो सेम ही आएगा। जैसे कि x इक्वल टू 0.5 यानी कि 1/2 पे हम लोग इस तरीका से स्लोप निकाले हैं तो आया है 1। अब हम लोग मान लिए हैं कि x इक्वल टू 1/2 पे ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा का यूज करके स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, m इक्वल टू tan थीटा। अब ये दोनों स्लोप सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे स्लोप निकाला जा रहा है। इस तरीका से स्लोप आया है 1 और इस तरीका से स्लोप आया है tan थीटा, ये दोनों इक्वल होगा। अब देखिए इसका यूज करके हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह रख सकते हैं tan 45 और ये हो गया tan थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 45, यानी कि x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 0.5 पे ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। दोनों तरीका से हम लोग स्लोप निकालें, सेम आया है ना। एक बार और समझ लीजिए, बात को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 1/2 पे जब हम लोग इस तरीका से स्लोप निकाले हैं तो आया है 1। अब इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 45 यानी कि tan 45 यानी कि 1। देखिए दोनों तरीका से स्लोप सेम आ रहा है। यहाँ से मैं बस आप लोग को सिंपल सा बात बताना चाह रहा हूँ कि सेम पॉइंट पे अगर किसी भी तरीका से स्लोप निकालिएगा तो सेम ही आएगा। जैसे कि इस पॉइंट पे हम लोग dy/dx का यूज करके स्लोप निकाले हैं फिर भी 1 आया है, और इसी पॉइंट पे हम लोग tan थीटा का यूज करके स्लोप निकाले हैं फिर भी 1 आया है, ठीक है। dy/dx का यूज करके स्लोप निकालिए तो, या tan थीटा का यूज करके स्लोप निकालिए तो, सेम पॉइंट पे दोनों सेम ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं,
बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान बात है। बस सिंपल सा बात याद रखना है कि dy बाई डी एक्स और tan थीटा दोनों स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सेम पॉइंट पे। dy बाई डी एक्स और tan थीटा दोनों स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि f डैश एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी जस्ट आप लोग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बताया है कि ये कुछ ऐसा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यानी कि x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का भी वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस फंक्शन में यानी कि इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल यानी कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएगा। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। अब अगर हम लोग को स्लोप निकालना हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा tan थीटा कर देंगे, यही तो स्लोप होता है ना। यहाँ पे जो एंगल बना रहा है यानी थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा कर देंगे। अब हम लोग को पता है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा पॉजिटिव होता है, यानी कि tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा होगा ना। तो यहाँ भी देखिए थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। अब tan थीटा 0 से बड़ा है यानी कि dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा है। दोनों तो स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग tan थीटा की जगह dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा है। अब dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा है यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? f डैश एक्स, यानी कि f डैश एक्स 0 से बड़ा है। इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश एक्स जो है, f डैश एक्स बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि हम स्लोप का बात कर रहे हैं, ठीक है। f डैश एक्स जब भी बोलेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स यानी कि tan थीटा, तीनों तो सेम ही है ना। इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का बात है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है। अब देखिए यहां पे अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से, देखिए 90 डिग्री तो यहां तक होता है ना। अब ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। यहां पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, सॉरी इसको उल्टा लिख दिए। थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा भी निगेटिव होगा, निगेटिव यानी कि 0 से छोटा। tan थीटा निगेटिव होगा, निगेटिव यानी कि 0 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बस tan थीटा कर देंगे, यही तो स्लोप है। m इक्वल टू tan थीटा कर देंगे, यही तो स्लोप है ना। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। अब 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा किसी भी वैल्यू पे tan थीटा निगेटिव होगा, निगेटिव यानी कि 0 से छोटा। अब देखिए tan थीटा यहाँ पे 0 से छोटा है यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 से छोटा है। dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 से छोटा है यानी कि dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या ऊपर लिखे हैं? dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है? f डैश एक्स, यानी कि f डैश एक्स 0 से छोटा है। यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में f डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में f डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। अब हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? f डैश एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? f डैश एक्स 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ऐसा ही ना हो रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ। अब देखिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक भी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से आगे के लिए भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ से आगे के लिए भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, अब इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ऐसा ही ना ड्रॉ होगा, इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो अगर हम लोग स्लोप निकालें तो ये हो जाएगा m इक्वल टू tan 0, tan 0 यानी कि 0, m इक्वल टू 0 आ रहा है, स्लोप का वैल्यू 0 आ रहा है। अब देखिए स्लोप को हम लोग dy बाई dx से भी तो डिनोट करते हैं, यहाँ पे अभी जस्ट बताएं कि स्लोप को हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं। अब यहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए स्लोप का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है, यानी कि dy बाई dx 0 आ रहा है। अब dy बाई dx 0 आ रहा है, यानी कि dy बाई dx को हम लोग तो f डैश x भी बोले हैं ना यहाँ पे, यानी कि f डैश x 0 के बराबर आ रहा है, f डैश x 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है कि f डैश x या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश x 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन का बात करते हैं। देखिए सेम वही बात है डिक्रीजिंग फंक्शन का। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन है f डैश x 0 से छोटा है होना चाहिए, तो इसके लिए लिख दिए f डैश x 0 से छोटा होगा। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर कहीं भी स्लोप ड्रॉ कीजिएगा तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि स्लोप का वैल्यू 0 होगा, स्लोप का वैल्यू 0 होगा यानी कि dy बाई dx 0 होगा, dy बाई dx 0 होगा यानी कि f डैश x 0 के बराबर होगा, f डैश x 0 के बराबर होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए दो कंडीशन है, f डैश x 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं f डैश x स्मॉलर देन 0 और इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा बात। अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे f(x) इक्वल टू 3x प्लस 7 दिया गया है और शो करना है कि ये जितने भी रियल नंबर हैं उन सारे रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 7 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। अब x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 है और 3 तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। तो f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। देयरफॉर f(x) इक्वल टू 3x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑन रियल नंबर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे f(x) इक्वल टू साइन x दिया गया है और शो करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन पाई बाई 2 टू पाई। देखिए तो सबसे पहले f डैश x निकाल लेंगे, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए f डैश x जो है वो हमेशा 0 से छोटा होगा जब x का वैल्यू पाई बाई 2 और पाई के बीच में हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे है पाई बाई 2 और यहाँ पे है पाई। अब पाई बाई 2 और पाई के बीच में यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात जितना भी हो सारा निगेटिव होता है। इसका मतलब कॉस एक्स भी निगेटिव होगा, कॉस एक्स निगेटिव होगा यानी कि f डैश x निगेटिव होगा, निगेटिव यानी कि 0 से छोटा है। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे f डैश x जो है वो 0 से छोटा होगा। अब f डैश x 0 से छोटा है यानी कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन पाई बाई 2 टू पाई।
तो लिखिए देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इन पाई बाई 2 to पाई। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। अब चेक करेंगे कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम लोग को पता है कि पाई बाई 2 से पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स निगेटिव होता है, कॉस एक्स निगेटिव होगा यानी कि एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। अब एफ डैश एक्स 0 से छोटा है यानी कि ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग को एक फंक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। अब हम लोगों को एक फंक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हम लोग को वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x + 2। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो 2x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? देखिए -2, x = आ गया -2/2 यानी कि -1। अब हम लोग एक यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ थोड़ा नीचे लिख लीजिए, यहां पे लिख लेते हैं। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे -∞ to ∞, और बीच में पॉइंट -1 दे देंगे। अब देखिए -1 से छोटा कोई भी एक पॉइंट आप लोग मन में सोचिए। -1 से छोटा मान लेते हैं -2। अब यहाँ पे x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 -2 -4 + 2 ये हो जाएगा -2 यानी कि निगेटिव। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। अब इसमें आइए -1 से बड़ा कोई भी एक पॉइंट सोचिए। मान लीजिए -1 से बड़ा एक पॉइंट है 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि -1 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, इसके नीचे बनाइएगा, जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए, यहाँ पे इंटरवल लिख लीजिए, इंटरवल। थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं। देखिएगा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पे इंटरवल लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिख लीजिए इसमें नेचर ऑफ फंक्शन कि फंक्शन का कैसा नेचर है, नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इंटरवल बन रहा है, -∞ to -1, -∞ to -1 और -1 to ∞, -1 to ∞। अब देखिए -∞ to -1 में एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो निगेटिव है यानी कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। अब एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जगह कम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात क्लियर हो रहा है ना? -∞ to -1 में एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है यानी कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब -1 और से लेकर -∞ के बीच में एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात क्लियर हुआ? आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। बहुत आसान है, हम लोग को शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 1। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे यानी कि 2x - 1 को 0 के बराबर करेंगे
तो ये x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटरवल कुछ नहीं दिया गया था, हम लोग को इंटरवल निकालना था, तो हम लोग यहाँ -∞ to ∞ लिए हैं। यहाँ पे इंटरवल दिया गया है -1 to 1, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे -1 और 1, और 1/2 जो है वो इसके बीच में कहीं पे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, अब देखिए -1 और 1/2 के बीच में ये जो f' है वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा, यानी पॉजिटिव होगा या निगेटिव, वो चेक कर लेते हैं। तो -1 से बड़ा और 1/2 से छोटा, मान लीजिए हम लोग 0 पुट करते हैं x के जगह, तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, बचेगा सिर्फ -1 यानी कि निगेटिव। f' यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे आप लोग एक बात लिख लीजिएगा, साइन स्कीम फॉर f'। देखिए ये जो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये f' पॉजिटिव है या निगेटिव, यही देखने के लिए ना कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन स्कीम फॉर f'। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 से 1/2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पे f' जो है वो निगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। अब 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा तो f' पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किए ना, देखिए यहाँ पे किए ना, उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए साइन ऑफ f', और यहाँ पे लिख लीजिए नेचर ऑफ फंक्शन। देखिए इंटरवल क्या है, -1 to 1/2, इसमें f' क्या है, निगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है, f' 0 से छोटा है, f' 0 से छोटा है, यानी कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब 1/2 से 1 के बीच में फंक्शन जो क्या है, पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, -1 से 1 के बीच में फंक्शन न तो इंक्रीजिंग होगा और न ही डिक्रीजिंग होगा। देखिए आप लोग को मैं एक पॉइंट बताया था ऊपर, देखिए आप लोग को मैंने एक पॉइंट बताया था यहाँ पे कि देखिए ये जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि यहाँ भी बताए थे कि ये जो फंक्शन है वो 0 से π/2 यानी कि यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर π/2 से पाई यानी कि यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में ये डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 से पाई के बीच का अगर बात किया जाए तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे -1 से 1/2 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1/2 से 1 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए -1 से 1 के बीच में फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो लिखिए देयरफॉर f(x) इक्वल टू क्या है फंक्शन, x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1। क्लियर है बात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि बताइए ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग f' निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 12x³ - 12x² - 24x। अब f' को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, 12x³ - 12x² - 24x = 0। अब यहाँ से हम लोग 12x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे -x, यहाँ पे -2 हो जाएगा = 0। अब देखिए इसको अगर फैक्टराइज हम लोग करें तो x² - 2x + x - 2 फैक्टराइज करने आता है ना आप लोग को, तो ये हो जाएगा 12x
अब देखिए यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 12x। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x को 0 के बराबर करेंगे तो 1x का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1x का वैल्यू आ जाएगा 2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो +1 उधर जाएगा तो -1, x का यहाँ से 3 वैल्यू आ गया। अब हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे, किसके लिए, f' के लिए, जैसे कि ऊपर में हम लोग बनाया है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन स्कीम बना है f' के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग f' के लिए साइन स्कीम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए साइन स्कीम फॉर f'। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 0, -1 और 2, तो देखिए -1 पहले होगा, फिर 0 होगा और फिर 2 होगा। आप लोग को आता है ना नंबर लाइन पे कहाँ पे कौन सा नंबर होगा ये पुट करने, -1 पहले होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग -1 और -∞ के बीच का कोई भी वैल्यू f' की जगह पुट करके देखते हैं कि f' यहाँ पे इस इंटरवल में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए इसके बीच का एक वैल्यू हम लोग -2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे ना, -2 यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो f' का वैल्यू निगेटिव आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे f' निगेटिव होगा। उसी प्रकार से -1 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना और इसको सॉल्व करेंगे तो f' का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ f', साइन ऑफ f', यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। देखिए इंटरवल क्या है, -∞ टू -1, फिर है -1 टू 0, फिर है 0 टू 2, फिर है 2 टू इन्फिनिटी। अब देखिए -∞ से -1 में f' का साइन क्या है, निगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। फिर इस इंटरवल में f' का साइन है जो 0 से बड़ा है, फिर यहाँ 0 से छोटा है, निगेटिव है, फिर यहाँ 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए अब f' अगर 0 से छोटा हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f' अगर 0 से बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f' अगर 0 से छोटा हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब f' अगर 0 से छोटा हो तो बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो -∞ से -1 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर 0 से 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फिर 2 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है ये दिए हुए इंटरवल में किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये हम लोग को पता चल गया। अब इसका ग्राफिकली क्या मतलब हो सकता है, देखिए आप लोगों को ग्राफ बनाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिए कि ये फंक्शन दिए हुए इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफिकली क्या मतलब है। देखिए आप लोग ग्राफ बनाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, देखिए कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज करते चला जा रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू है -1, यानी कि -∞ आगे तो बहुत आगे तक जा सकता है ना, तो यानी कि -∞ से -1 तक ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब -1 से लेकर यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है ना, x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, यानी कि -1 से 0 तक ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है x का वैल्यू 2,
x का वैल्यू 2 है, यानी कि 0 से 2 तक ये जो फंक्शन है फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर 2 से लगातार इनफाइनाइट तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यही इसका मतलब है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।